प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। तो बेटा, आज हम एक नई इकाई की शुरुआत करेंगे। पिछली इकाई में हमने जो गद्य साहित्य है, यानी गद्य के अंतर्गत जो कथेतर साहित्य है, उसकी कथेतर साहित्य के अंतर्गत आने वाली जो दो विधाएं हैं, जीवनी और यात्रा वृत्तांत को पढ़ा। आइए जानते हैं इस इकाई में, यानी जो हमारी दूसरी इकाई है, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम इकाई का जो संक्षिप्त विवरण है वो देख लेते हैं। देखिए, इकाई का संक्षिप्त विवरण। इस इकाई में हम कविता पढ़ेंगे, यानी जो दूसरी हमारी इकाई है, इसके अंतर्गत हम जो हमारी स्पर्श पुस्तक है उसका जो पद्य खंड है उसको हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से निम्नलिखित कविताएं पढ़ेंगे। दो जो कविताएं हैं इसके अंतर्गत हैं, एक तो आपकी जो स्पर्श यानी जो 7वीं कविता है वो है पद, और 8वीं जो कविता है वो है दोहे। ये कविता के भाग हैं, इन्हीं कविता की विधाएं भी हम कह सकते हैं। आगे देखिए, इकाई परिचय। इकाई का थोड़ा संक्षिप्त परिचय देखिए। पठन, किस तरह हम इन कविताओं को हम पढ़ेंगे। तो कविता को सहज रूप से पढ़ने में सक्षम होंगे। सहज रूप होता है आसान रूप में हम जो कविता है उसको पढ़ने के योग्य होंगे, पढ़ने में योग्य होंगे, ताकि उसका जो भाव है, मूल भाव है, उसको हम समझ सकें। अर्थ को बेहतर ढंग से समझने के लिए कविता की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। हम कविता में जो पंक्तियां दी गई हैं, जो पद दिए गए हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इसलिए हम जो कविता की जो व्याख्या है उसको करने में हम योग्य होंगे। बिंदु 3, कविता के विभिन्न अंगों को समझने में सक्षम होंगे। कविता के विभिन्न जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनको भी समझने में हम सक्षम होंगे। आगे देखिए, कविता की विषय वस्तु को समझने में सक्षम होंगे, यानी जो कविताएं हैं वो किस विषय से संबंधित है, किस संदर्भ में ये जो कविताएं हैं वो लिखी गई हैं, ये भाव भी हम ये चीजें भी हम समझने में योग्य होंगे। कविता के अर्थ एवं अंतर्निहित भाव को समझने में सक्षम होंगे। कविता का क्या अर्थ होता है और उसके अंतर्गत यानी उसमें जो निहित भाव है वो किस प्रकार हम उस भाव को समझने में सक्षम होंगे, योग्य होंगे। कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष को समझने में सक्षम होंगे। इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या भाव है, और उनका कला पक्ष यानी भाषा अलंकार से संबंधित जो कला पक्ष है उसको समझने में भी हम योग्य होंगे या सक्षम होंगे। अपठित पद्यांश को पढ़कर समझने में सक्षम होंगे। अब अपठित गद्यांश होता है और यहां हम अपठित पद्यांश यानी जो कविताएं हमारे द्वारा न पढ़ी गई हैं, तो उन कविताओं की जो कुछ पंक्तियां दी जाएंगी वो अपठित पद्यांश जिन्हें हम कहते हैं, तो उनको हम समझने में योग्य होंगे। इसके अतिरिक्त पाठ से संबंधित प्रश्नों का प्रभावपूर्ण उत्तर लिखने में सक्षम होंगे। इन कविताओं से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनका किस प्रकार हम प्रभावी तरीके से उनका उत्तर दे सकते हैं, तो ये चीज समझने में भी हम सक्षम होंगे, योग्य होंगे। तो ये था आपका इकाई परिचय। आगे देखिए, इकाई परिचय के अंतर्गत वाचन और श्रवण। वाचन बोलना और श्रवण सुनना। दृश्य सर्वे सामग्री, दृश्य जो हमें दिखाई देती है, सर्वे जो हमें सुनाई देती है। तो दृश्य सर्वे सामग्री को
देखने, सुनने और उसके मुख्य बिंदुओं को लिखने में सक्षम होंगे। अब इस इकाई के माध्यम से हम जो दृश्य सामग्री होती है या जो सुनने की जो सामग्री होती है और उनके जो मुख्य बिंदु होते हैं उनको हम जो समझने में हम सक्षम होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है या दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कविता की विधा एवं विभिन्न उपविधाओं के बारे में जानने में सक्षम होंगे। जिस तरह हमने कथेतर साहित्य पढ़ा था, कथेतर साहित्य की विभिन्न विधाएं होती हैं, जैसे रेखा चित्र है, संस्मरण है, ठीक है, आलोचना है। तो इसी तरह कविता की भी विधाएं होती हैं। तो उन कविता की जो विभिन्न विधाएं हैं, उनके प्रकार कौन कौन सी विधाएं हैं कविता की, और उनकी उपविधाएं भी हैं, तो उनके बारे में भी जानने में हम सक्षम होंगे। अब इस इकाई के माध्यम से हम भाषा का जो अध्ययन है वो किस प्रकार करेंगे, तो कविता के सौंदर्य में अलंकार के महत्व को समझने में सक्षम होंगे। यानी कविता की जो सुंदरता है, कविता में जो चमत्कार है, उसको उत्पन्न करने के लिए जो अलंकार का प्रयोग होता है, तो अलंकार के महत्व को हम जानने में सक्षम होंगे। अलंकार क्या होते हैं, किस तरह ये कविता में सुंदरता उत्पन्न करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अर्थालंकार के विभिन्न भेदों की पहचान करने में सक्षम होंगे। अब आपने पहले भी पढ़ा होगा भी अलंकार के दो प्रकार होते हैं, वैसे तीन माने जाते हैं लेकिन मुख्य रूप से दो ही होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब अर्थालंकार के जो अंतर्गत जो अलंकार आते हैं तो उनकी हम पहचान करने में सक्षम होंगे। तीसरा बिंदु है पर्यायवाची शब्दों की पहचान और प्रयोग को समझने में सक्षम होंगे। अब जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उसकी हम पहचान किस प्रकार कर सकते हैं और किस प्रकार उन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ये बात जानने में भी हम योग्य होंगे या सक्षम होंगे। आगे देखिए लेखन। लिखित भाग में प्रारूप के अनुसार अपेक्षित मानकों यानी अपेक्षित जो नियम है उनको ध्यान में रखकर संदेश लेखन करने में सक्षम होंगे। ये हमारे लेखन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, लेखन कौशल का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है संदेश लेखन। तो संदेश लेखन किस प्रकार निश्चित नियमों में रहकर हम संदेश है वो लिख सकते हैं, तो संदेश लेखन से संबंधित जो नियम है उनको जानने में भी हम योग्य होंगे। प्रारूप के अनुसार अपेक्षित मानकों को ध्यान में रखकर सूचना लेखन करने में सक्षम होंगे। जो हम सूचनाएं हमें प्राप्त करते हैं उनका लेखन हम किस प्रकार कर सकते हैं, तो इस तरह जो अपेक्षित जो नियम है या जो मानक हैं उनको ध्यान में रखकर किस प्रकार हम सूचना का लेखन कर सकते हैं, तो ये हम लेखन कौशल के माध्यम से जानेंगे। अपने लेखन कार्य को संवर्धन करने में भी हम सक्षम होंगे, योग्य होंगे। और अंतिम बिंदु है अपने सहपाठी के लेखन कार्य की समीक्षा करने में भी सक्षम होंगे। हमारे जो आपके जो सहपाठी हैं, आपके साथ जो पढ़ने वाला है, उसने जो किस प्रकार का लेखन कार्य किया है तो उसकी भी समीक्षा हम इस इकाई परिचय के माध्यम से करने में योग्य होंगे। आगे देखिए इकाई की दैनिक योजना का जो संक्षिप्त विवरण है वो हम देखते हैं। शिक्षण दिन योजना पत्र, ये हम दिन 1 को क्या पढ़ेंगे, फिर दिन 2 को क्या पढ़ेंगे, तो वो हम थोड़ा संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। दिन 1 कविता एवं उसकी विभिन्न उपविधाओं से परिचित कराना। कविता और उसकी जो उपविधाएं होती हैं यानी उसके जो अलग अलग जो प्रकार होते हैं उनकी उपविधाएं जो होती हैं उनसे हम परिचित होंगे। दिन 2 से 7
पद का पठन, जो पद दिए गए हैं उन पदों का हम पढ़ेंगे। विषय वस्तु का विश्लेषण, जो विषय वस्तु उसके अंदर दी गई है उसका हम संश्लेषण विश्लेषण करेंगे। एवं प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा एवं लेखन, जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को हम लिखेंगे भी। दिन 8, अपठित पद्यांश का अभ्यास कराना। यह आपको बताया था अपठित पद्यांश क्या होते हैं, तो उनका भी हम अभ्यास दिन 8 को करेंगे। दिन 9, 10 अलंकार तथा अर्थालंकार एवं उसके भेदों से परिचित करवाएंगे। दिन 9, 10 को हम जो अलंकार के बारे में हम जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। अलंकार क्या होते हैं, अर्थालंकार के कौन कौन से भेद होते हैं, तो उन अलंकार से संबंधित जो जानकारी है वो हम दिन 9 और 10 को प्राप्त करेंगे। दिन 11, 12 संदेश लेखन का अभ्यास करवाना, यानी 11, 12 दिन 11, 12 को हम संदेश जो लेखन है उसका अभ्यास करेंगे, भी जो संदेश है वो किस प्रकार लिखा जाता है। दिन 13 कवि की जीवनी और कविता के व्यक्त अर्थ एवं अंतर्निहित भाव को समझने के कौशल से परिचित करवाना। अब जो दूसरी हमारी कविता है, जो 8वीं कविता है, उनके उस कविता के जो कवि हैं उनकी जीवनी के बारे में हम जानेंगे। फिर कविता में जो अर्थ दिए गए हैं, क्या इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं, और उस कविता का भाव क्या है, तो उसको समझने में जो कौशल है उससे हम परिचित होंगे। दिन 14 से 20 यानी जो दोहे दिए गए हैं कविता 8 में, उनका पठन करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, विश्लेषण एवं प्रश्नों के उत्तर की चर्चा एवं लेखन। हम विश्लेषण करेंगे क्या दिया गया है, इन दोहों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कवि, और साथ में जो प्रश्नों के उत्तर हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। दिन 21 पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास करना, पर्यायवाची शब्दों के बारे में हम जानेंगे। दिन 22, 23 संदेश लेखन का अभ्यास करेंगे। संदेश लेखन किस प्रकार लिखे जाते हैं, तो उसका अभ्यास हम 22, 23 को करें। 24, 25 दिन 24, 25 इकाई दोहराव एवं मूल्यांकन करवाना। हम इकाई का जो दोहराव है वो करेंगे, साथ में मूल्यांकन करेंगे भी जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो कहां तक हम सफल हुए, तो उसका हम मूल्यांकन दिन 24, 25 को करेंगे। आगे देखिए, इकाई की दैनिक योजनाओं का संक्षिप्त विवरण देखिए। संक्षेप में हम दैनिक योजना जानेंगे। दिन 1 इकाई का परिचय, कविता तथा उसकी उपविधाओं की जानकारी। दिन 2 कवि संत रैदास की जीवनी को जानना, नए एवं कठिन शब्दों के अर्थ को जानना, यानी जो कविता में जो शब्दार्थ दिए गए हैं, जो कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं, उनके जो अर्थ हैं वो क्या है, उनके बारे में जानना। कविता के मुख्य भागों को समझना, अलग अलग भाग में, पहले भाग में क्या दिया गया है, दूसरे भाग में क्या दिया गया है, तो उसको हम समझें। दिन 3 पहले पद का पठन और उसकी विषय वस्तु को समझना। दिन 4 सहायक पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखना। दिन 5 पहले पद का हम पठन और उसकी विषय वस्तु को समझेंगे। दिन 6 एनसीईआरटी स्पर्श और लीड सहायक पुस्तक के अभ्यास प्रश्न के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। दिन 7 एनसीईआरटी स्पर्श और लीड सहायक पुस्तक के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर ही लिखेंगे। दिन 8 अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। दिन 9 अलंकार तथा उसके भेद,
अर्थालंकार के विभिन्न कौन कौन से भेद होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। फिर दिन 10 अर्थालंकार के विभिन्न भेदों पर आधारित जो लीड सहायक पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हम लिखेंगे। दिन 11 संदेश लेखन की पहचान हम करेंगे, क्या होता है संदेश लेखन, उसका अभ्यास हम करेंगे, उसका किस किस तरह का जो प्रारूप है वो होता है उसको हम समझेंगे। दिन 12 दिए गए विषय पर संदेश लेखन करना, उसकी फिर समीक्षा करना एवं संवर्धन करना। दिन 13 कविवर रहीमदास यानी जो दूसरी कविता है कविवर रहीमदास जी की जीवनी को जानना। फिर कविता के व्यक्त अर्थ यानी कविता में जो कवि हैं रहीमदास जी वो क्या कहना चाहते हैं एवं अंतर्निहित भाव को समझने की प्रक्रिया को हम जानेंगे। दिन 14 कविता का जो भाव पक्ष और कला पक्ष को समझने की प्रक्रिया को समझना। पहले पाठ का पठन, व्याख्या और अर्थ, अंतर्निहित भाव एवं भाव पक्ष को समझना, यानी कविता का जो भाव पक्ष है वो क्या है, किस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका भाव है, और कला की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयोग किए हैं जो कला पक्ष उनका है। तो इस प्रक्रिया को हम समझेंगे। पहले दोहे का हम पठन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसके अर्थों को समझेंगे और उस पहले पद का जो भाव है या जो भाव पक्ष है उसको हम समझेंगे। दिन 15 दूसरे और तीसरे दोहे का पठन, नए एवं कठिन शब्दों के अर्थ की चर्चा एवं दोहे के व्यक्त अर्थ, अंतर्निहित भाव, संदेश, उद्देश्य आदि की चर्चा एवं लेखन। दिन 15 में हम यानी जो दूसरा जो पद है उसके जो हम पठन करेंगे और दिन 16 को चौथे और 5वें दोहे का पठन, नए एवं कठिन शब्दों के अर्थ की चर्चा एवं दोहे के व्यक्त अर्थ, अंतर्निहित भाव, संदेश, उद्देश्य आदि की चर्चा एवं लेखन। चौथे और 5वें दिन हम क्या पठन करें, जो हम चौथे और 5वें दोहे का पठन करेंगे दिन 16 को, उसके जो कठिन अर्थ हैं उसके चर्चा हम करेंगे। इन दोहों के माध्यम से जो कवि है वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका अर्थ है वो हम समझेंगे। अंतर्निहित भाव, इन दोहों का क्या भाव है, क्या संदेश है, क्या उद्देश्य है कवि का, तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे। दिन 17 छठे और 7वें दोहे का पठन करेंगे, नए एवं कठिन शब्दों के अर्थ की चर्चा व दोहे के व्यक्त अर्थ, अंतर्निहित भाव, संदेश, उद्देश्य आदि की चर्चा एवं लेखन दिन 17 को करेंगे। दिन 18 8वें और 9वें दोहे का पठन, नए एवं कठिन शब्दों के अर्थ की चर्चा व दोहे के व्यक्त अर्थ, अंतर्निहित भाव, संदेश, उद्देश्य आदि की चर्चा एवं लेखन। दिन 19 को 10वें 11वें दोहे का पठन करेंगे। दिन 20 को अभ्यास प्रश्न 5.5 ख के प्रश्नों के उत्तर की चर्चा एवं लेखन करेंगे। दिन 21 को पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं उनकी पहचान एवं उसके प्रयोग को हम समझेंगे और अभ्यास प्रश्न 6 के प्रश्नों के उत्तर की चर्चा और हम लेखन करें। सूचना की अवधारणा, सूचना का क्या अर्थ होता है एवं उसका प्रारूप यानी उसका क्या रूप होता है, तो उसके बारे में हम जानने में भी सक्षम होंगे दिन 22 को। दिन 23 सूचना लेखन करेंगे एवं अपने सूचना लेखन की समीक्षा करेंगे एवं संवर्धन करना तथा अपने सहपाठी सूचना लेखन की समीक्षा करना। हमारे सहपाठी ने क्या किया है सूचना लेखन में तो उसकी भी हम समीक्षा करेंगे। दिन 24 इकाई दोहराव के लिए CRP 1 यानी जो प्रश्न पत्र है उसको हम हल करेंगे और दिन 25 ACM यानी जो आपकी असेसमेंट है।
तो इस तरह हमने हमारी दैनिक योजना है पाठ की इकाई 2 की, उसको हमने समझा। तो अब आप 2-3 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे दीजिए। भी आपने जो योजना पढ़ी है उसमें कौन कौन से 20 इकाई का, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 20 इकाई का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 इकाई का क्या नाम है। दूसरा प्रश्न है इस इकाई में कौन कौन से पाठ हैं। और तीसरा प्रश्न है इन पाठों की विधा का नाम बताइए। इन पाठों में जो कविता की कौन सी विधा है वो प्रयोग की गई है। अब आगे देखिए, सजगता से सुनना, यानी जब कोई भी हमें कोई अध्यापक द्वारा कोई कार्य करवाया जा रहा है, कविता का वाचन हो रहा है, तो हम उसको किस प्रकार जागरूक होकर सुने, तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखिए। सजगता से सुनना, अब एक अच्छा श्रोता होता है वो सजगता से सुनता है। एक जो 4 पंक्तियां दी हैं उनके माध्यम से ये बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। आंख मिलाए, धीरज धरे, सुने जो ध्यान लगाए। यदि हम क्या है भी जो बोल रहा है उससे आंख से आंख मिलाकर धीरज धरे, धैर्य जो हमारे धैर्य को धारण करके जो ध्यान लगाए। इस तरह की जो अवस्था में जो कोई भी सुनता है, जो श्रोता है वो उसको जो कुछ भी सुनता है, जो वाचन हो रहा है वो उसको सुनता है, तो अपन मन स्थिर करे, सगरी बात। यदि हम क्या है आंख मिलाकर धैर्य को धारण करके सुनेंगे, ध्यान लगाकर सुनेंगे, तो वो चीजें हम क्या है बहुत अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। अपन मन स्थिर करें, और इसमें क्या है हम अपना जो मन है उसको हम स्थिर कर सकते हैं। अगर हम क्या है भी मन, अगर हम जो वाचक है उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हम क्या है उन सभी बातों को हम भुला देंगे, सगरी बात भुलाए। वक्त का सम्मान करे, स्वीकृति में मुस्काए। अब यहां कहा गया है कि जो हमारे सामने जो वाचक है, जो बोल रहा है, जो अध्यापक है जो बोल रहा है, उनका हमें क्या है सम्मान करना चाहिए। और जो कुछ भी वो जो अध्यापक हैं वो बोल रहे हैं उनकी स्वीकृति में, उनकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए उनकी स्वीकृति में हाँ मिलानी चाहिए। कहत विजय सुनो सब सजन, विजय जी कहते हैं भी हे सब सजनों ध्यान सुनो, वह अच्छा श्रोता कहलाए। जो इस तरह की जो वाचक को अच्छे से सुनता है, अध्यापक को अच्छे से सुनता है, उसका सम्मान करता है, आंख मिलाकर जो उनके भाव हैं उनको समझता है, तो वही एक श्रोता कहलाता है। अब देखिए, सजग श्रोता कौन सा होता है, जागरूक श्रोता कौन सा होता है। आंख से आंख मिलाकर सुनने में रुचि दिखाइए। ये जो एक सजग श्रोता को इन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, इन भावों का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान भंग करने वाले कार्यों तथा इशारों से बचिए। अब क्लास में जो आपका ध्यान भंग कर रहे हैं, जो चीजें आपका ध्यान भंग कर रही हैं, उन कार्यों तथा इशारों से हमें बचना चाहिए। बीच बीच में जो सजग सजग श्रोता होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न पूछिए, सहानुभूति दिखाइए। ये आपने प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर भी हम जो है भी आपके द्वारा जो भी वक्तव्य दिया जा रहा है या जो भी वाचन किया जा रहा है हम उसको किस प्रकार सुन रहे हैं, तो इस तरह की जो सहानुभूति है वो आपको दिखानी चाहिए। बात पूरी होने से पहले भी नहीं रोकना चाहिए। श्रोता को जो वक्त बोल रहा है उसको बीच में नहीं रोकना चाहिए जब तक बात पूरी न हो जाए। जो कहा गया है उसकी संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, यानी जो आप
को कहा गया है, जो कहा गया है उसकी संक्षिप्त जो व्याख्या है वो करनी चाहिए। सहमति के लिए सिर हिलाकर इशारा कीजिए। बार हमें जो अध्यापक की जो प्रतिक्रिया है उस पर नहीं देनी चाहिए, जो भी प्रतिक्रिया हम देना चाहते हैं। तो सहमति के लिए भी हाँ हमें समझ आ गया है, तो सहमति के लिए हम सिर्फ सिर हिलाकर इशारा कर सकते हैं। चेहरे पर उपयुक्त भाव का प्रदर्शन कीजिए। जैसे जो कविता है वो दुख का भाव प्रकट कर रही है, तो उसी तरह के जो भाव हैं वो हमारे चेहरे पर उभरने चाहिए। सजगता से सुनना। एक अच्छा श्रोता क्या करेगा कीजिए, अपनी आंखें वक्ता पर केंद्रित रखिए। जो बोल रहा है वक्ता, उस पर हमें अपना जो ध्यान है वो रखना चाहिए। अपने हाथों को एक दूसरे के पार करके क्रोश पर रखिए। वक्ता का सम्मान कीजिए। तो ये एक जो अच्छा श्रोता होता है वो ये चीजें करता है। एक अच्छा श्रोता सोचिए, वक्ता द्वारा दिए गए संदेश के बारे में सोचिए। जो वक्ता द्वारा आपको संदेश दिया गया है वो क्या कहना चाहते हैं, तो उस बारे में हमें सोचना चाहिए। दी गई जानकारी वक्ता के विचार से कैसे संबंधित है। जो जानकारी हमें दी जा रही है वो जो वक्ता के विचार हैं उससे किस प्रकार मिली जुली हुई है, किस प्रकार वो संबंधित है, तो ये भी हमें सोचना चाहिए। यह समझने का प्रयास कीजिए। एक अच्छा श्रोता क्या नहीं करता मत कीजिए। क्या नहीं करना चाहिए, वक्ता के बोलने के दौरान दूसरों से बातचीत मत कीजिए। भी आपको सामने कोई वाचक या कोई वक्ता बोल रहा है तो उसके दौरान आपको एक दूसरे से बातचीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको जो भाव है या जो जो वक्ता कुछ कहना चाहता है तो वो आपको समझ नहीं है। वक्ता के बोलते समय उसे बीच में बाधित यानी बार बार रुकावटें मत कीजिए। अगर वो बीच बीच में हम बोलेंगे तो क्या है, उचित नहीं है। जो एक अच्छा श्रोता है वो इस तरह नहीं करता है। स्वयं को विचलित मत कीजिए। विचलित दुखी कह सकते हैं भी हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरह हमें जाना भी एक जो सजग श्रोता है उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में जो गतिविधियां हैं वो हमने जो जानकारी है वो प्राप्त की। तो अब आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भी जो एक अच्छा श्रोता होता है, अच्छे श्रोता होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न उठता है भी एक अच्छा श्रोता बनने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। दोनों प्रश्न एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इन प्रश्नों का उत्तर आप देना है। अब देखिए आप सामूहिक गतिविधि के प्रश्नों के उत्तर। तो उसके अंतर्गत जो प्रश्न है, कविता किसे कहते हैं, उसके उद्देश्य और महत्व को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है पद और पद का परिचय बताते हुए उसकी विशेषताएं एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। दोहे की पहचान क्या है, उसकी विशेषता एवं महत्व भी लिखिए। तो ये हमें स्पष्ट करना है। तो कविता किसे कहते हैं, कविता की कौन कौन सी विधाएं होती हैं, तो उस विषय में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जो पद है, दोहे हैं, ये क्या है, कविता की विधाएं। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं भी कविता किसे कहते हैं, क्या उसका उद्देश्य होता है, क्या उसका महत्व होता है। कविता किसे कहते हैं, उसके उद्देश्य और महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये हम आसानी से लिख सकते हैं भी जब हम क्या है, हमारे जो मन के भाव यानी जो हम जिन्हें हम मनोभाव भी कहते हैं, जब मनोभाव एवं काल्पनिक जो विचारों का कलात्मक ढंग से गायन शैली यानी जो गीत के लिए जो शैली होती है उसे गायन शैली बोलते हैं, तो उस गायन शैली में जब हम व्यक्त करते हैं तो उसे कविता कहा जाता है। यानी जब हम अपने मन के भावों को, काल्पनिक विचार होते हैं
जो कविता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कल्पना के माध्यम से ही कविता की रचना होती है। तो उन विचारों को हम क्या है, बहुत ही कलात्मक ढंग से जब गायन शैली में यानी गीता का प्रयोग करके जब हम उसको अपने जो भाव हैं उनको व्यक्त करते हैं तो उसे कविता कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न उठता है, कविता का उद्देश्य क्या है? तो आपने की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा भी जो कविता का जो उद्देश्य है वो जो पाठक होते हैं उनको क्या है, आनंद प्रदान करना। इसके अतिरिक्त मानवीय संवेदनाओं की उन्हें अनुभूति कराना, ये कविता का उद्देश्य होता है। यानी किस तरह हम मानवीय मूल्यों पर आधारित जो समाज की स्थापना के लिए ये जो कविताएं हैं वो प्रेरित करती हैं, तो ये भी एक उद्देश्य है। महत्व, कविता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि जो कविताएं हैं वो सांस्कृतिक धरोहर हैं और ज्ञान का हमें जो स्तोत्र है, ज्ञान का स्तोत्र होती हैं, ये ज्ञान का भंडार होती हैं। इसके अतिरिक्त जो मानवीय मूल्य होते हैं, जो नैतिक मूल्य होते हैं, उसकी ये रक्षा करती है कविताएं, संवर्धन करती है उनका। तो ये का महत्व है। पद का परिचय बताते हुए उसकी विशेषताएं एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। अब पद रैदास द्वारा लिखे गए हैं। ये भी एक कविता का एक प्रारूप है, एक शैली है कविता की। तो जो पद हैं वो गेय शैली यानी गीतों की तरह गाई जाने वाली एक कविता है। इसका विकास लोकगीत यानी लोगों द्वारा जो गाए गए गीत हैं उसकी परंपरा से इसका विकास हुआ है पदों का। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि हर पद के साथ प्राय किसी न किसी राग का निर्देश मिलता है। अब राग अलग अलग होती हैं तो उनका जो निर्देश है वो इन पदों के माध्यम से मिलता है, इन पदों में मिलता है और इससे संबंधित राग में ही गाया जाता है। यह भक्ति भावना को प्रकट करने का एक प्रभावशाली माध्यम है। पदों का प्रयोग जो भक्तिकालीन कवि हैं लगभग उन्होंने ही किया है। जैसे रैदास है वो भी एक भक्तकालीन कवि हैं। तो जो भगत कवि हैं उन्होंने पदों का प्रयोग किया है। जैसे कबीरदास हैं, उन्होंने भी पदों का प्रयोग किया है और ये उनका यही जो ये गुण है ये इसे महत्वपूर्ण बनाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, दोहे की पहचान क्या है, उसकी विशेषता एवं महत्व भी लिखिए। दोहा क्या होता है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं? तो आपने पढ़ा होगा दोहे के बारे में। दोहा एक छंद होता है। छंद क्या है? पदों को नियम में बांधने की एक प्रक्रिया होती है। छंदों के माध्यम से पदों को जो पंक्तियां हैं उनको बांधा जाता है। तो दोहा क्या है? एक मात्राओं का एक छंद है, मात्रिक छंद है। इसमें 2 पंक्तियां और 4 चरण होते हैं, यानी 4 पंक्तियां इसमें होती हैं। 4 चरण बोलते हैं जिन्हें, वैसे 2 पंक्ति बोली जाती है, ठीक है। तो इनमें चरण 4 होते हैं। इसके पहले और जो तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, यानी जो प्रत्येक चरण होता है इसके बाद एक अर्ध विराम आ जाता है तो वो एक चरण हो गया। तो उन एक चरण में 13 मात्राएं और दूसरा और चौथा जो चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती। फिर इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है भी इसमें अक्षर शब्द तो बहुत कम होते हैं, किंतु जो भी शब्द होते हैं इनके जो भाव होते हैं, इनके जो अर्थ होते हैं वो बहुत गहरे और बड़े होते हैं। अब इनका महत्व क्या है? नीतियों और जीवन मूल्यों की सीख देने के लिए ये बहुत उत्कृष्ट प्रसिद्ध माध्यम है। जो हमारे जीवन मूल्य हैं,
जो हम हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, तो उनकी सीख देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके यही गुण क्या है, इन्हें काव्य की विधाओं में सबसे विशिष्ट, सबसे अलग बनाते हैं। ये इसका महत्व। तो आज के लिए इतना ही। तो ये हमने जो प्रश्न पढ़े हैं सामूहिक गतिविधियों के प्रश्नों के उत्तर, ये आपको फिर नोटबुक में नोट करने। 3 जो प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आपसे जो कुछ प्रश्न पूछे गए थे, विशिकाई का क्या नाम है, एक सजग श्रोता को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये प्रश्न भी आपको जो अपनी नोटबुक में लिखने। तो आज के लिए बेटा इतना ही। हैव ए नाइस डे। इट्स ओके।